अटलांटिस हॉस्पिटल जो है वो एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल है और 2008 से ये हॉस्पिटल चल रहा है। आईसीयू में प्राइवेसी को लेकर भी कई बात है। एक फिल्म आई थी गब्बर, उसमें एक आदमी मर गया था, उसका पूरा इलाज किया गया आईसीयू में ले आकर और फिर बिल दे दिया गया। और कोई आदमी आईसीयू में जाना चाहता है अटेंडेंट वगैरह तो डॉक्टर साहब लोग रोक भी देते हैं, तो आदमी को शक भी होता है। लोग अपना मवेशी बेच देते हैं, बेटी की शादी रुक जाती है। तो इस परिस्थिति से जो है हम लोग पिछले 15 साल से देख रहे हैं, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां आप जैसे सामाजिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये सही में गरीब है, तो हम उनको सिर्फ दवाइयों के दाम पे भी इलाज करते हैं। पाइल्स का हिसाब किताब मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देखता हूँ। आजकल बाहर आया हुआ है, डॉक्टर का क्लेम कर रहा है मैं 3 सेकंड में ठीक कर दूंगा, कोई कह रहा है 10 सेकंड में कर दूंगा, कोई कह रहा है पैसा वापस कर दूंगा, डबल दे दूंगा। कितना बेड का अस्पताल है सर ये? 100 बेड का हॉस्पिटल है। एक साथ 100 आदमी अटलांटिस में भर्ती हो सकता है जी एक साथ। इमरजेंसी में कितना बेड होगा? इमरजेंसी में 3 बेड हैं और 6 बेड जो है वो डे केयर फैसिलिटी के लिए, जैसे कुछ लोग आए और सिर्फ पानी चढ़ा करके उनको छोड़ देना है शाम तक। इनका हाथ कटा हुआ कलम देखे भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। और जब पैसा ज्यादा मांग रहा था लोग, यहाँ से कमे में कहाँ इलाज हो गया आपका? जी सर, पैसा तो बहुत मांग रहा था, खर्च भी कर दिए लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ कम में ही हो गया ठीक तरीके से। ठीक तरीके से इन ढंग का 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन और बिल्डिंग का कॉस्ट छोड़ भी दें तो सिर्फ इक्विपमेंट जो है 12 से 15 करोड़ रुपए का लग जाता है। 100 बेड का अस्पताल के लिए उपकरण का कॉस्ट हुआ 15 करोड़। घुटने में दर्द है, घुटना रिप्लेस करना हो जाता है, बवासीर आजकल बहुत सारा लोगों को होता है, डायबिटीज का लाइन लगा हुआ है। क्या क्या है आपके पास व्यवस्था ऑर्थोपेडिक के लिए, बवासीर के लिए और डायबिटीज के लिए? हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आप जनरल सर्जरी के लिए आएँ, मेडिसिन के लिए आएँ, डायबिटीज़ के लिए आएँ, थायराइड के लिए आएँ, हाथ आपका कट गया हो उसके लिए आएँ, कैंसर के लिए आएँ, हार्ट की बीमारी के लिए आएँ। हर प्रकार का इलाज, हर तरह के स्पेशलिस्ट, हर तरीके के मशीन्स, इक्विपमेंट्स से ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से लैस है। ओटी में कोई इतना साफ सफाई हाइजीन वाला जो व्यवस्था है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ पैमाना रखे होंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना, सब कुछ खुला हुआ है बॉडी पार्ट्स। ये सीटी स्कैन मशीन है, पहले सिर्फ एक्सरे होता था, अब सीटी स्कैन है, इसके ऊपर एमआरआई भी होता है। तो सीटी स्कैन से हम बोन को कई स्लाइसेस में जो है काट के देख पाते हैं कि महीन फ्रैक्चर भी अगर कहीं है तो वो पता चल जाता है। ब्रेन हेमरेज में ये सबसे ज़्यादा जब लोगों को लकवा मार देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन ही होता है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है कि अंदर ब्लीड हुआ है कि नसें सूख गई हैं। 9100 सी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। बेहोशी का जो विज्ञान है, किसी आदमी को बेहोश करके वापस से होश में लाना, ये बहुत ही इस पे गणित काम करता है। तो आदमी के वजन के हिसाब से उसको जो बेहोशी की दवाइयां दी जाती हैं, गैसेस सुंघाए जाते हैं, वो बहुत ही कैलकुलेटेड डोज में होता है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब कोई आदमी अस्पताल में जाता है तो उसका होश उड़ जाता है। वो इस बात को लेकर परेशान रहता है कि कितना का बिल आएगा। अच्छा अस्पताल खोजना भी मुश्किल है और उसके बाद अलग अलग तरह की जो नई नई बीमारियां आज पैदा हो रही हैं, उसको देखकर ये लगने लगा है कि अगर सही जगह आदमी इलाज करवाने ना जाए तो हो सकता है कि उसका जेब तो खत्म ही हो जाए, जेब पहनने के लायक वो बचे ही ना, और ये भी हो सकता है कि उसका शरीर भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। हम लोग अभी खड़े हैं पटना के अटलांटिस हॉस्पिटल में। हमारे साथ अभी डॉक्टर नीरज जुड़ेंगे। डॉक्टर नीरज बताएंगे कि अटलांटिस अस्पताल की खासियत क्या है। हमने भी 2-3 दफा कईयों के मुंह से ये सुना है कि ये अस्पताल काफी बेहतर है, प्राइसिंग के हिसाब से भी अच्छा है और अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उस सब तरह का इलाज यहाँ पे होता है। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और पहले तो हम बहुत परेशान जेब को लेकर ही रहते हैं, क्या आप इलाज करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस हम बाद में जानेंगे। कि बता दीजिए क्यों अस्पताल को लेकर क्यों ये भ्रम है कि जाइए और इतना पैसा मांगेगा कि दिमाग ही खराब हो जाएगा? अस्पताल के खर्चे बहुत होते हैं, जिसके लिए कि अस्पताल का जो चार्जेस है वो आम लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिनको करना पड़ता है, जिनका इंश्योरेंस नहीं है या सरकारी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर्ड नहीं है, उनको जब पॉकेट से पैसा देना पड़ता है तो वो महंगा लगता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है अस्पतालों का इलाज महंगा लगने का, क्योंकि अस्पताल में जो भी इलाज होते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड टैरिफ भारत में नहीं है। जैसे इतना ही पैसा लेना चाहिए। हाँ, कि इतना ही पैसा लेना चाहिए, वकील वाला हिसाब हो गया। जैसे हाँ, जैसे तेल का दाम आप
अगर बढ़ रहा है तो पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है, तो आप इस पेट्रोल पंप पे लीजिए चाहे उस पेट्रोल पंप पे लीजिए, बराबर ही है। तो महंगा सबके लिए बराबर है, तो तेल का दाम बढ़ता है तो उतना आलोचना नहीं होता, उतना हल्ला नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने जाएंगे तो एक अस्पताल हो सकता है आपसे 30,000 रुपया ले, और वही दूसरा अस्पताल हो सकता है आपसे 1 लाख रुपया भी ले ले और 2 लाख रुपया भी ले ले। तो इसका जो है जब तक मानक तय नहीं होगा तब तक लोगों को कंपैरिजन नहीं मिलेगा कि एक्चुअली बेसलाइन ट्रीटमेंट का प्राइस होना क्या चाहिए, और इसीलिए हर आदमी इस डाउट में रहता है कि कहीं हमसे ज्यादा पैसा तो नहीं ले लिया गया है। अब आते हैं अस्पताल पर। हम कईयों के मुंह से इस अस्पताल का रेफरेंस सुने, फिर हमको लगा कि आजकल लोग बहुत परेशान है, घूम रहा है, इधर जा रहा है, और बिहार का लोग पटना ही आएगा। 2-3 सरकारी अस्पतालों को छोड़ दे तो प्राइवेट में तो अलग होड़ है। अटलांटिस क्या है, अटलांटिस की खासियत क्या है? अगर कोई ये जानना चाहे 2-3 लाइन में कि अटलांटिस कौन मरीज आए, तो डॉक्टर नीरज क्या कहेंगे? अटलांटिस हॉस्पिटल जो है वो एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल है, और 2008 से ये हॉस्पिटल चल रहा है। और अभी तक आप मतलब मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस है और इस बात का गर्व भी है कि अटलांटिस हॉस्पिटल के बारे में जो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो किसी भी गलत कारणों से अस्पताल को नहीं जानते हैं, अस्पताल के बारे में अच्छा ही जानते हैं। दूसरा जो है, यहाँ पे हम लोग हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आप जनरल सर्जरी के लिए आए, मेडिसिन के लिए आए, डायबिटीज के लिए आए, थायराइड के लिए आए, हाथ आपका कट गया हो उसके लिए आए, कैंसर के लिए आए, हार्ट की बीमारी के लिए आए, हर प्रकार का इलाज, हर तरह के स्पेशलिस्ट, हर तरीके के मशीन्स, इक्विपमेंट्स से ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से लैश है। 2-3 सवाल पहले पूछेंगे, लेकिन ये दिखा देते हैं। ये कॉर्न का भी इलाज करते हैं आप लोग ना? मेरा कॉर्न का ऑपरेशन डॉक्टर नीरज साहब के ही नेतृत्व में यहाँ किया गया था। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर 5 हम जो बहुत कॉमन बीमारी होती है आजकल, जो बहुत ज्यादा केस आता है, उन 5 बीमारियों का नाम लेने अगर आपको कहे जिसका बहुत बेहतरीन इलाज कम पैसे में अटलांटिस में होता है, तो वो क्या है 5? सबसे पहले तो जितनी भी कॉमन सर्जरीज हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में जो पथरी हो जाता है, आम भाषा में लोग सिर्फ पथरी बोलते हैं, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, किडनी का स्टोन हो, हाइड्रोसील, हर्निया, इस सब का लेजर सर्जरी करते हैं। एनोरेक्टल सर्जरी कोई सा भी हो, वो चाहे आपका पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, सबका लेजर सर्जरीज करते हैं। और सारी बड़ी सर्जरीज, हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी का रिमूवल जो होता है, वो पेट में आंत उलझ जाते हैं, तो सभी प्रकार की सर्जिकल सेगमेंट जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत फास्ट करते हैं। इमरजेंसी रूम 24 घंटे एक पोस्ट ग्रेजुएट इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा मैन्ड रहता है, और हर समय आपको डॉक्टर मिलेंगे। आप रात 3 बजे भी आएंगे तो आपको एक अच्छा डॉक्टर यहाँ पे बैठा हुआ इमरजेंसी में मिलेगा। डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, इन हाउस लैब है इसलिए टेस्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है हम लोग सर्जिकल डिसीजन तेजी से ले पाते हैं। मतलब इस पे तो बता दिया आप, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा कितना लगेगा पैसा इन कंपैरिजन टू अस्पताल, क्योंकि सबसे बड़ा आम आदमी का दिक्कत ये जो पटना दिखाने गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी कहीं से आ रहा है। तो पैसा, प्रशांत, मैं बहुत खुल के ये बात बोलता हूँ कि कभी भी ये कह देना ना कि मैं सबसे सस्ता हूँ या सबसे वाजिब हूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मरीजों को कितना पैसा लगेगा उसमें कोई छल प्रपंच अंधेरे में नहीं रखते हैं। आप जब आएंगे इमरजेंसी में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद आपको डे 1 में हम कॉस्ट बता देंगे कि आपको अनुमान कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा और इसमें कितना खर्चा लगेगा, दवाइयों का क्या लगेगा, डॉक्टर और भर्ती का खर्चा क्या लगेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हम मरीज को बताते हैं, एक एक मरीज को बताते हैं, उनसे साइन लेते हैं ताकि उनको ये कंफ्यूजन नहीं रहे। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ कम कर दीजिए, इतना पैसा नहीं ले पाएंगे। तो हमने बहुत सारा फ्री ट्रीटमेंट भी किया है। पैसा कम कर देते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल कम कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना मुश्किल है। लोग अपना मवेशी बेच देते हैं, बेटी की शादी रुक जाती है। तो इस परिस्थिति से जो है हम लोग पिछले 15 साल से देख रहे हैं, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां आप जैसे सामाजिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये सही में गरीब है, तो हम उनको सिर्फ दवाइयों के दाम पे भी इलाज करते हैं। कल आपके अस्पताल में हम आए थे तो किसी का वेन का ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑपरेशन जो कह लीजिए चल रहा था, मेरे हिसाब से तो ऑपरेशन हो रहा होगा, और डॉक्टर साहब से हम बात किए, आपके उनके अटेंडेंट से बात किए। वो हमको एक बात बोले कि दूसरे अस्पताल में गए थे तो इतना हमको पैसा मांग रहा था, यहाँ कमी में हो गया, ये लोग बड़ा जल्दी जल्दी देख रहा है। तो आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे हो जा रहा है कि दूसरा अस्पताल कुछ बोल रहा है लेकिन अटलांटिस में इतना ठीक तरीके से
वही बात है, जैसा बताया ना कि हेल्थ केयर में आपको बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं जब मरीज को देखता हूं तो उसके जो भी कंप्लेंट्स हैं वो तो हम पूछते ही हैं, और मेरा पूरा इकोसिस्टम जो है, मैनेजर से लेके जूनियर डॉक्टर, सब ट्रेंड है इस बात में कि उसकी पर्सनल फैमिली हिस्ट्रीज भी हम पूछते हैं। तो हमको पता था कि कल जो मरीज तुमने देखा था उसका एक नर्व कट गया था, मांस पूरी तरीके से निकल के बाहर आ गया था, उसका सर्जरी जटिल था, और नहीं तो उसका हाथ काम नहीं करता, और वो किसान था। तो हमको पता है कि एक किसान एक दिन में 3 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, और हमारी लागत जो सर्जरी पे थी उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, और मैंने उसको जो प्राइस कोट किया वो उसको सस्ता लगा। हम फिर भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि बहुत पैसा नहीं कमाएंगे तो 2 दुआ कमा के जाएंगे। तो हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्राइस जो हमने डिसाइड किया है उसको ट्रांसपेरेंटली बोलते हैं, और कस्टमाइज्ड है, पेशेंट टू पेशेंट भी हम लोग उसको वैरी करते रहते हैं। कितना बेड का अस्पताल है सर ये? 100 बेड का हॉस्पिटल है। एक साथ 100 आदमी अटलांटिस में भर्ती हो सकता है जी, एक और साथ। इमरजेंसी में कितना बेड होगा? इमरजेंसी में 3 बेड हैं, और 6 बेड जो है वो डे केयर फैसिलिटी के लिए, जैसे कुछ लोग आए और सिर्फ पानी चढ़ा करके उनको छोड़ देना है शाम तक, तो जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहें। तो ऐसे डे केयर के लिए कीमोथेरेपी जैसे लोग कराते हैं, तो वो कैंसर की दवाएं चढ़ती हैं। मतलब होता है यहाँ पे? जी, कीमोथेरेपी यहाँ पे करते हैं। अच्छा, तो कैंसर की दवाएं चढ़ती हैं, तो वो 5-6 घंटे का एक प्रोसेस है, दवाई चढ़ते हैं फिर वो घर चले जाते हैं, तो उसके लिए भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 बेड डे केयर का भी है। हम चलते चलेंगे ओटी में, और ओटी से सर एक सवाल याद आ गया। बचपन में जो फिल्म देखते थे हम लोग, तो ओटी के बाहर एक लाइट लगा होता है, और जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो लाइट जल जाता है, और जैसे ही बंद होता है तो लाइट ऑफ होता है। लोग जो उसका परिवार वाला है दौड़ जाता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? ये सही बात है, लाइट होता है? लाइट पहले होता था, अब लाइट नहीं होता है। पहले ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स नहीं होते थे, दरवाजा बंद नहीं रहता था, लोगों को लगता था कि घुस जाएंगे ओटी में। अच्छा, अब हाँ, अब सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा हो गई है, तो ओटी के बाहर इंफॉर्मेशन अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर चल रहा है, घुसना नहीं है। बतौर पत्रकार हम जब भी ओटी में घुसते हैं तो मेरा आवाज अपने आप पता नहीं कम क्यों हो जाता है। सर आपको क्या लगता है? हम पत्रकार लोग डर जाता होगा कि सेंसिटिव एरिया में आ रहा है। हाँ, सेंसिटिविटी देख करके लोगों को लगता है कि अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा होगा, और ऑपरेशन से सब लोग डरता है क्योंकि किसी एक जीवित आदमी का कुछ एक अंग पे चाकू चल रहा होता है, इसलिए भी लोग डरते हैं। इसी ये ओटी है ना? चल सकते हैं हम लोग। आइए। ये अटलांटिस अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है। हम यहाँ पे कल आए थे, लेकिन ऑपरेशन चल रहा था तो हम बहुत खुल के अपना जो मेरा बच्चा मन का जो सवाल है नीरज जी हम नहीं पूछ पाए थे, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले ये बताइए कि ओटी में कोई इतना साफ सफाई हाइजीन वाला जो व्यवस्था है वो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ पैमाना रखे होंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना, सब कुछ खुला हुआ है, बॉडी पार्ट्स। ओटी का स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन मतलब जितने भी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, जिसको आम भाषा में आप चाकू छुरी बोल सकते हैं, जिससे ऑपरेशन होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन होता है, और उसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें 100% कीटाणु फ्री उसको कर देते हैं। उस पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, धूल कण तो छोड़िए, बैक्टीरिया भी नहीं होता है। तो उसके लिए उसको पहले तो एक स्पेसिफिक केमिकल से साफ किया जाता है, और उसके बाद उसको हाई स्टीम पे, हाई प्रेशर पे भाप की इससे जो है उसको स्टरलाइज किया जाता है, मतलब हर औजार को। और वो एक बार यूज होगा, फिर वो साफ होगा, फिर वो दोबारा यूज होगा, वो बार बार यूज नहीं किया जाता है। इस तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट साफ होता है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी सामान रखे हुए हैं, तो चूंकि हर चीज को धोना संभव नहीं है, तो एक तरीका होता है जिसको हम फॉगिंग बोलते हैं। तो इसमें छिड़काव करते हैं हम फॉर्मेलिन का, और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि ये पूरा एनवायरनमेंट, यहाँ का एयर तक जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। एक सवाल और है, जैसे कोई माने खेल होता है तो मैच के पहले लोग जाता है ना, तो बड़ा मोटिवेशनल कुछ बात होता है। हम पर्सनल लेवल पर ये एक डॉक्टर से समझना चाहते हैं कि जब वो लोग कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बड़ा ऑपरेशन, क्या दिमाग में चलता है, या फिर यहाँ कुछ बेसिक है क्या कि कोई ऑपरेशन करने को डॉक्टर जा रहा है तो आप लोग उसको कुछ बताते हो या कुछ ये हो? नहीं, कोई ऐसा केस टू केस बेसिस पे तो हर सर्जन को ये खुद ही पता होता है कि वो अपने ऑपरेशन से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखेगा। लेकिन एक सर्जन का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि उसको ये पता है कि ईश्वर ने उसके हाथ में ये हुनर दिया है कि उसके हाथ से किसी का कैंसर निकल सकता है, किसी का फटा हुआ आंत सिल सकता है। तो एक जिंदगी देने की कला जो है अगर आदमी के हाथ पे है तो उसको बहुत ही तसल्ली इस बात की महसूस होती है, और वो ईश्वर से हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले ये प्रार्थना करता है कि आज जो ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ वो सफल हो। मोटिवेशन जो है वो इतना ही होता है कि जब मरीज ठीक होते हैं तो काफी दुआ देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग होपलेस हो जाते हैं जब आप दर्द में रहते हैं, पीड़ा होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम कितना भी समझाएंगे कि ये छोटी चीज है,
लोग हर चीज को बड़ी ही मानते हैं और कोई भी ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है। बेहोशी का रिस्क अलग होता है, सर्जरी का रिस्क अलग होता है, ब्लीडिंग का रिस्क अलग होता है, तो इसलिए लोगों के अंदर डर का माहौल तो बना ही रहता है। ये जो हम देख रहे हैं ना सर, ये मेरे लिए मेरे बचपन का वो है, और डॉक्टर साहब लोग ये पकड़े हुए होते हैं, 2 नर्स अगल बगल रहती हैं और वो उठा के देती रहती हैं। कुछ बताइए ना क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इससे क्या होता है? ये देखिए, ये सारा जो है इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में यूज होता है। ठीक है। कुछ चीजें इसमें काटने के लिए, कुछ चीजें पकड़ने के लिए। ओके। मेरे साथ हमारे ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज और ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन अमन है। आइए अमन आपको बेहतर बता पाएंगे कि इन सामान का नाम क्या होता है। आइए अमन जी, तो समझाइए तो हमको। बचपन में अमन जी हम जब देखते थे फिल्म में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था, क्या है, इससे क्या होता है बताइए। इसे डिटेक्ट किया जाता है, मतलब दिखाने के लिए। अच्छा, इसको स्किन को फैलाने के लिए। हाँ, स्किन को फैलाने के लिए। जब आप काट रहे हैं तो वहां से खून आएगा और वो स्किन है, इलास्टिक होता है, तो बार बार वो वापस अपनी जगह पे आना चाहता है, तो इससे पकड़ के जो है उसको रिट्रैक्ट किया जाता है ताकि सर्जन देख पाए कि उसको कहाँ तक पहुंचना है। क्या मतलब ऐसा तो नहीं देखे हैं, क्या ये राइट एंगल है, मतलब हाँ, क्या है, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल। हाँ, तो जैसे ये इसमें हुक बना हुआ है, तो जहाँ काटे वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, कोई वेन है जो कटा है, तो उसको क्लैंप कर देते हैं और कई बार उसे रिट्रैक्ट करने के लिए भी, ऐसे फैलाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर जितना भी इंस्ट्रूमेंट इसमें है, हर चीज जो है या तो खून रोकने के लिए है या रिट्रैक्ट करके बेहतर व्यू बनाने के लिए है। तो सब इंस्ट्रूमेंट, वो छुरी देखना चाहते हैं जिसे कटता है, अगर आप दिखा पाए। स्कैल्पल बोलते हैं। स्कैल्पल। ये स्कैल्पल हैंडल है, इसके ऊपर ब्लेड लगती है, जो सर्जिकल नाइफ का ब्लेड होता है वो ब्लेड लगती है इस, आप लोग और उससे जो है स्किन को लेयर टू लेयर काटा जाता है। ओके, चलिए अब मशीन पे आते हैं सर। क्या मशीन है ये, क्या काम होता है इसका? ये इसको लैप्रोस्कोपी सेट बोलते हैं। इस लैप्रोस्कोपी सेट में जो है वो सुनते होगे, पहले जो है सारी सर्जरीज ओपन ही होती थी, यानी कि नंगी आंखों से देख के काट के उसको ऑपरेट करते थे, चाहे अपेंडिक्स करना हो, चाहे गॉल ब्लैडर करना हो। आज क्या हो गया है कि इसमें एक एंसेफ्लेटर होता है, तो पेट में 3 छोटे छेद होते हैं। एक होल से जो है की होल सर्जरीज भी बोलते हैं लैप्रोस्कोपी का दूसरा नाम। एक छेद से जो है पेट में गैस भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेट फूल जाता है। दूसरे छेद से दूरबीन डाली जाती है, जिससे कि अंदर, जी, पेट के अंदर, जिससे कि सर्जन को स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है कि गॉल ब्लैडर कहाँ है और तीसरे होल से जो है वो नाइफ डालने के लिए उसमें रास्ता बनाया जाता है। तो तीसरे होल से जो है वो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं जो कि अंदर कटाई का काम करते हैं। तो सर्जन स्क्रीन पे आपके पेट के अंदर का सारा चीज देखता है और एक छेद से गैस भरा जाता है ताकि उसका फैलाव ऐसा हो कि सर्जरी करना आसान हो, और तीसरे छेद से वो इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं जिससे कि हम काटते हैं और अंदर सफाई करते हैं। बेसिक आइडिया। ये सारे इक्विपमेंट्स उसी के लिए हैं, और पेट संबंधित हर प्रकार का सर्जरी, और यूरोलॉजी में जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है, तो ये सारा चीज जो है इस मशीन से ही किया जाता है। जी, बेसिक अब तक हम अपने जीवन में जो मतलब 5-10 बीमारी देखे हैं, उसमें हड्डी का आजकल बड़ा मतलब घुटने में दर्द है, घुटना रिप्लेस करना हो जाता है, बवासीर आजकल बहुत सारा लोगों को होता है, डायबिटीज का लाइन लगा हुआ है। इस 3 पर थोड़ा स्पेसिफिक हम 2 मिनट बात करना चाहेंगे। क्या क्या है आपके पास व्यवस्था ऑर्थोपेडिक के लिए, बवासीर के लिए और डायबिटीज के लिए? ऑर्थोपेडिक का तो बहुत परफेक्ट सुविधा। हम लोग घुटना प्रत्यारोपण भी करते हैं, कूल्हा प्रत्यारोपण भी करते हैं, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। बोन की बहुत सारी एडवांस सर्जरीज, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं, जो पेरिफेरी में जैसे भागलपुर, बेगूसराय जैसे शहरों में जो सर्जरीज नहीं होती हैं, वो सारी सर्जरी, चाहे पैर कट गया हो, हाथ कट गया हो, तो पैर हाथ कट गया हो, जी, कई बार जो है ग्रामीण परिवेश में ज्यादा होता है, या एक्सीडेंट में किसी की एक उंगली कट जाती है मशीन चलाते समय, या हाथ ही कट गया, तो इसको जोड़ने की भी व्यवस्था जो है वो होती है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। एक हड्डी का सर्जन लगता है, एक वास्कुलर सर्जन लगता है जो खून की पतली नलियों को जोड़ता है, एक प्लास्टिक सर्जन लगता है जो सारे स्किन को, मसल्स को रीअलाइन करता है ताकि हाथ वापस से नॉर्मल काम कर सके। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रॉमा सर्जरी के अंदर इसको बोलते हैं। तो हम लोग ये सारा ही काम यहाँ करते हैं। और ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसको CR मशीन बोलते हैं। CR
CR मशीन को आम भाषा में समझने के लिए समझिए एक लाइव एक्सरे है। तो जब सर्जन ऑपरेट कर रहा होता है, मान लीजिए कि किसी के जांघ की हड्डी टूटी है या स्पाइन का ऑपरेशन कर रहा है, तो वो अभी ऑपरेट करेगा और फिर वो एक्सरे में भेज करके ये नहीं देखेगा कि सही हुआ कि नहीं। तो ये लाइव जब वो एक्सरे कर रहा है तो इम्प्लांट जैसे जैसे डालता है तो वो मशीन हमारे स्क्रीन पे वो दिखाता है कि आपका रॉड कहाँ तक पहुंचा और कैसे पहुंचा। तो इससे सर्जरी बहुत परफेक्ट हो जाती है, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायबिटीज का क्या व्यवस्था है? डायबिटीज के लिए हमारे यहाँ 2-3 बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज और हर प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं। डॉक्टर रवि हैं, डॉक्टर पुष्पराज हैं, मैं खुद हूँ। तो हम लोग बेसिकली डायबिटीज, थायराइड, वेट मैनेजमेंट और बहुत सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस की कैटेगरी में, मतलब पेट वाला समस्या जिसमें वजन भी कम करना हो, सही डाइट देना हो, डायबिटीज कम करना हो, कंट्रोल में रखना हो, सब कुछ इसका जो है ओपीडी चलती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। कभी भी मरीज आते हैं तो उनको देखते हैं और सारी दवाइयों का भी उपलब्धता हॉस्पिटल में ही है। पाइल्स का हिसाब किताब मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देखता हूं। आजकल बाढ़ आया हुआ है, डॉक्टर का क्लेम कर रहा है मैं 3 सेकंड में ठीक कर दूंगा, कोई कह रहा है 10 सेकंड में कर दूंगा, कोई कह रहा है पैसा वापस कर दूंगा, डबल दे दूंगा। ये पाइल्स क्या होता है और पाइल्स में अटलांटिस का क्या कुछ है? बड़ा दुखदायी और कष्टदायक बीमारी है डॉक्टर साहब। पाइल्स जो है वो बहुत पुरानी बीमारी है, सैकड़ों सालों से लोगों को होती है और हर प्रकार का चिकित्सा पद्धति में इसके इलाज का क्लेम किया जाता है। वो चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खे का भी इस्तेमाल करते हैं और सर्जरी में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन सर्जरी आजकल जो आप बाढ़ देख रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल सिर्फ एनोरेक्टल सर्जरीज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के ही ट्रीटमेंट के लिए पूरा हॉस्पिटल है। तो ये बीमारी एक तो बढ़ रही है हमारे खान पान की वजह से, लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, ट्रैवलिंग का जो चलन बढ़ा है उसकी वजह से। लेकिन ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस हुआ है। पहले जो चीज काट के चाकू छुरी से करते थे, अब वो लेजर से करते हैं और लेजर से सर्जरी करने में बिल्कुल वो ब्लडलेस सर्जरी है एक तरीके से समझिए तो बहुत फाइन लेजर दे करके आपके जो गुदा द्वार होते हैं जहां से कि खून की नलियां मोटी हो जाती हैं या उससे ब्लीडिंग होने लगती है या उसके अंदर गुदा द्वार में कोई छेद बन जाता है जिसमें पस भर जाता है, तो ये सारे प्रकार का सर्जरी जो है अब लेजर से पॉसिबल है और हम लोग यहाँ लेजर सर्जरी भी करते हैं। तो ब्लडलेस सर्जरी है, मरीज आज कराया और आज ही घर चला जाता है, आज कराया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है कल घर चले जाते हैं। तो अब उसमें पेन बहुत कम होता है, दर्द रहित है। हाँ, दर्द रहित तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत ही कम होता है। आप अपना नॉर्मल रूटीन अगले दिन से कर पाएंगे। एक और भारी भरकम मशीन दिख रहा है, 9100C लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पुराने जमाने में या किसी भी सर्जरी में आज भी अगर आप देखेंगे तो जो खतरा होता है मरीज का सर्जरी में ना, वो ज्यादा खतरा बेहोशी का होता है, क्योंकि बेहोशी का जो विज्ञान है, किसी आदमी को बेहोश करके वापस से होश में लाना, ये बहुत ही इस पे गणित काम करता है। 2+2 4 ही होगा तो आदमी के वजन के हिसाब से उसको जो बेहोशी की दवाइयां दी जाती हैं, गैसेस सुंघाए जाते हैं, वो बहुत ही कैलकुलेटेड डोज में होता है। पहले ईथर सुंघाया जाता था, मुंह पे रुमाल रख के, सिनेमा में देखे होगे कि डाल दिया और वो बेहोश हो गया। तो वह उसी दवाई का इस्तेमाल बेहोशी के लिए ऑपरेशन में भी किया जाता था और ईथर सुंघा करके ऐसा एक ये डालते थे, उसके ऊपर रुमाल डाल के ईथर डालते थे और उससे मरीज को बेहोश करते थे। तो वो बहुत रिस्क उसमें होता है, मरीज को बहुत देर से होश आता है, कई मरीज बेहोश नहीं हो पाते हैं और बहुत पेन होता है सर्जरी में। तो ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के आ जाने से क्या हुआ है कि बहुत टारगेटेड डोज हम दे सकते हैं। अगर हम चाहें कि 1 ml दवाई 1 घंटे में दें तो हम 1 ml दवाई 1 घंटे में दे सकते हैं। खतरा नहीं रहेगा। हाँ, खतरा नहीं रहता है। एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर, उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो गई है और सर्जरी बहुत सेफ हो जाती है जहां एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस होते हैं। हम कई बार सुने हैं एनेस्थीसिया वालों के बारे में कि अस्पताल वाले बड़ा रिस्क लेते हैं सर, और किसी सर्जरी में जो नियम कहता है कि एनेस्थीसिया का एक अलग डॉक्टर होना चाहिए वहां पर जब ये सर्जरी हो रहा हो, कई लोग हम देखे हैं कि नहीं बुलाते हैं, खुद ही दे देते हैं। इसका रिस्क क्या होता है और अटलांटिस इसका विशेष ध्यान कैसे रखता है? एनेस्थीसिया जो है वो ब्रांच भी डेवलप कर गया। अब एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर होते हैं, तो हमारे आईसीयू में हर समय क्रिटिकल केयर और एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध होते हैं, इसलिए 24 घंटे में कभी भी हम सर्जरी करते हैं तो एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमारे ओटी में मौजूद ही होता है। और जहाँ तक बात रही दूसरे अस्पतालों का, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, सर्जन कई बार, पटना में तो कम होता है लेकिन कई बार छोटे जो शहर हैं वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट कम मिलते हैं तो सर्जन खुद ही दे
लेते हैं, लेकिन वो सही प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन में मैं इस बात से बहुत कन्विंस्ड हूँ अपने 15 साल के कैरियर में कि ऑपरेशन में खून निकलने से जो मौत हो सकती है उससे कहीं ज्यादा रिस्क बेहोशी का यानी एनेस्थीसिया का होता है। अगर डोज गड़बड़ा गया तो ज्यादा मौतें अगर जो सर्जरी में होती है वो एनेस्थीसिया की वजह से होती है, ना कि सर्जरी के एरर की वजह से होती है। इसलिए एनेस्थेटिस्ट का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। चलिए, हाँ। ये मिला जुलाकर वो बीमारी थी जिस पे हम जानना चाहते थे। अब अपन चलते हैं आईसीयू में और अटलांटिस का आईसीयू देखते हैं। ये सिटी स्कैन वाला रूम है और ऐसा मशीन हम तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। भगवान का शुक्रिया की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन नीरज जी आपका शुक्रिया कि आपके चलते हम देख लिए। क्या है, क्या होता है इससे? ये सीटी स्कैन मशीन है और सीटी स्कैन जो है वो पहले सिर्फ एक्सरे होता था, अब सीटी स्कैन है, इसके ऊपर एमआरआई भी होता है। तो सीटी स्कैन से हम बोन को कई स्लाइसेस में जो है काट के देख पाते हैं कि महीन फ्रैक्चर भी अगर कहीं है तो वो पता चल जाता है। ब्रेन हेमरेज में ये सबसे ज्यादा जब लोगों को लकवा मार देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन ही होता है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है कि अंदर ब्लीड हुआ है कि नसें सूख गई हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो गोल्डन आवर में अगर लोग पहुंच जाएं और सीटी स्कैन हो जाए तो लकवा 100% ठीक हो जाता है। सीटी स्कैन में सिर्फ माथा का ही होता है ना? नहीं, सीटी स्कैन माथा, गला, पेट, छाती। जब कोविड का टाइम था तो आपको याद होगा कि सब लोग छाती का सीटी स्कैन कराता था। अच्छा, हाँ, और उससे एक स्कोर निकालते थे जिससे बोलते थे कोविड है कि नहीं है। है तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन जो है वो किया जाता है। जी, इससे हो जाएगा। 32 स्लाइस का सीटी स्कैन मशीन है जो मतलब एडवांस सीटी स्कैन मशीन है, जी कंपनी का है। और साथ में हमारे पास इंजेक्टर पंप भी है। तो इंजेक्टर पंप से जो है सिर्फ मोटे पार्ट का नहीं बल्कि वेन्स भी जो होते हैं शरीर में, रक्त की जो नलियां होती हैं उनका भी सीटी स्कैन करना संभव होता है। तो हम लोग जैसे कोई पैर पे आपका ट्रक चढ़ जाता है तो उसमें खून की नलियां फटी हैं कि नहीं फटी हैं, वो सब देखने के लिए कई चीजों के लिए उसका जरूरत पड़ता है। कम जगह होता है बट हम लोग रखें। एक आदमी इस पे लेटा तो माथा तो अंदर गया जी, तो माथा का सिर्फ सीटी स्कैन हुआ नहीं, तो अगर शरीर का ये टेबल मूव करता है, हम बोलिएगा तो इसको मूव करा के दिखाएंगे तो ये टेबल पूरा पीछे तक जाता है जी। तो वहाँ आदमी का हाँ, जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज का जो है ये घूम जा रहा है। ठीक ठीक ठीक। ये जो है ये मशीन से वहां से टारगेट करते हैं। ये जो है हमारा गैंट्री रूम है, इसको गैंट्री बोलते हैं। और वो जो पीछे आपके है उसको कंसोल बोलते हैं। तो हमारा सीटी स्कैन का जो टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, वो उधर बैठते हैं, वो मरीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वहां से कंट्रोल करके सीटी स्कैन मशीन पे काम होता है। कई अस्पताल में सब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आइए फुल टाइम फुल इलाज एक साथ ही करा 24 घंटे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कंसोल रूम है, इसको भी दिखाई दीजिए आइए। और यहाँ क्या होता है सर? ये कंसोल रूम है, यहाँ से कंट्रोल करते हैं सीटी स्कैन मशीन में कि हाँ जो हो रहा है, लोगों को बोलना है सांस रोकने के लिए और छाती फुलाने के लिए, तो उसका कंट्रोल होता है और यहीं से प्रिंट करके सीटी स्कैन तुरंत 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। महंगा आता हो सर? जी, ये मशीन जो है 2-2.5 करोड़ रुपए की है। 2-2.5 करोड़ की? आपका जो सवाल था कि अस्पताल में महंगे इलाज क्यों होते हैं, तो अस्पताल में जो जांच होती है उसके लिए जो उपकरण लगते हैं और जो ट्रीटमेंट के लिए उपकरण लगते हैं वो करोड़ों का आता है। एक एवरेज अगर बात करूं तो अगर बहुत 5 स्टार फैसिलिटी नहीं भी है लेकिन ढंग का 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन और बिल्डिंग का कॉस्ट छोड़ भी दें तो सिर्फ इक्विपमेंट जो है 12 से 15 करोड़ रुपए का लग जाता है। 100 बेड का अस्पताल के लिए उपकरण का कॉस्ट हुआ 15 करोड़ जी। जमीन और कंक्रीट का ये इमारत अलग है जी। भाई साहब जल्दी इस रूम से निकलना चाहिए क्योंकि आईसीयू हमारा इंतजार कर रहा है। ये अटलांटिस अस्पताल का आईसीयू है, यहाँ आप दिखा दीजिए। सुरक्षा कारणों से हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, कुछ लोग कपड़ा पहना रहे थे जो हम पहन नहीं पाए, इसीलिए हम लोग बाहर से ही बात करेंगे। आईसीयू क्या होता है सर? आईसीयू को हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं और मरीज जब ऐसी स्थिति में रहता है जहां कि हर एक दवाई का डोज जीवन और मरण के बीच में रोड़ा बनता है, उस परिस्थिति में हम लोग आईसीयू में पेशेंट को रखते हैं जहां बहुत ही मॉनिटर्ड ट्रीटमेंट चाहिए। बिल्कुल जैसे मैंने एनेस्थीसिया में बोला, आईसीयू में बहुत गणित की तरह चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से उनकी दवाइयां पड़ती हैं, पर मिनट 1 ml दवाई देना है कि 2 ml देना है वो डिसाइड करते हैं। एक दवाई दी है उसके बाद ईसीजी में क्या चेंज हुआ वो देखना है। तो जहां बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत लगती है उस वैसे पेशेंट्स को हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होता है। वेंटिलेटर आईसीयू में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे वेंटिलेटर होता है, बाईपैप मशीन होता है। तो वेंटिलेटर बहुत कॉमन इसलिए है क्योंकि वो सबसे आखिरी अवस्था है जब आदमी रेस्पिरेटरी फेलियर में चल जाता है, खुद से सांस लेने की या तो क्षमता नहीं बचती है या
ट्रैकिया कट जाता है, ब्लॉकेज रहता है, तो हम लोग उसको सांस की मशीन पे डालते हैं। उस सांस की मशीन को वेंटिलेटर बोलते हैं, जो कि आपको कंट्रोल्ड ब्रीदिंग देता है। आप कितनी बार मिनट में सांस लेंगे वो मशीन डिसाइड करती है, और मशीन से ही जो है आपका ब्रीदिंग दिया जाता है। कि आईसीयू का नाम सुनते ही सबसे पहला चीज मन में आता है कि बहुत पैसा लगता है उसमें, मिनट मिनट मतलब वहाँ एकदम पैसा ही चल रहा है। आप 1 ml दवाई बोल रहे हैं और तो हमको 1000 रुपया सुनाई दे रहा है। और हर अस्पताल में का लोग अपना अपना एक्सपीरियंस है। हम सीधा सवाल डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है सर, पैसा वैसा बहुत ज्यादा लगता है क्या? आईसीयू का ट्रीटमेंट रिलेटिवली दूसरे ट्रीटमेंट से ज़्यादा कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन आईसीयू में हमने जो स्पेशल काम किया है वो ये किया है कि हमने फिक्स्ड टर्म जो है पेमेंट का रखा है। तो हम हर चीज़ के लिए अलग अलग पैसा का डिमांड नहीं करते हैं कि आपको मॉनिटर लग गया तो इसका पैसा अलग लगेगा, एक इन्फ्यूजन पंप लग गया तो उसका पैसा अलग लगेगा। जो कि अमूमन अगर पटना जैसे शहर की बात करें और बड़े अस्पतालों या छोटे अस्पतालों की भी बात करें तो लोग आपको बोलेंगे कि आईसीयू का चार्ज 3500 रुपया है पर डे का, और उसके बाद एक मॉनिटर का चार्ज लग जाएगा, एक इन्फ्यूजन पंप का चार्ज लग जाएगा। तो वो करते करते दिन का 15,000 25,000 रुपए कुछ भी चार्ज लग जाता है। और इसी कंफ्यूजन के चलते लोगों को लगता है कि आईसीयू में तो मिनटे मिनटे पैसा लग रहा है। तो हम लोगों ने फिक्स्ड पेमेंट टर्म्स रखे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आईसीयू का चार्ज 7,000 रुपया पर डे है तो 7,000 रुपया ही है। उसी में डॉक्टर का फीस है, नर्सिंग का फीस है, उसी में जो है ऑक्सीजन का फीस है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग चार्ज हम लोग नहीं करते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। मरीज बहुत संतुष्ट रहते हैं। आईसीयू में प्राइवेसी को लेकर भी कई बात है। एक फिल्म आई थी गब्बर, उसमें एक आदमी मर गया था, उसका पूरा इलाज किया गया आईसीयू में ले आकर और फिर बिल दे दिया गया। और कोई आदमी आईसीयू में जाना चाहता है अटेंडेंट वगैरह तो डॉक्टर साहब लोग रोक भी देते हैं। तो आदमी को शक भी होता है। कुछ है कि आपके यहाँ इसका कि आदमी ठीक ठाक महसूस कर सके? मरे हुए का इलाज आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि भारत में कोई डॉक्टर मरे हुए आदमी को इलाज नहीं करता और उसको लूटता नहीं है। फिल्म के द्वारा एक भ्रांति फैलाई गई। हाँ, कुछ अस्पताल के नाम पे ऐसे ठगी के अड्डे हैं जो कि नॉन मेडिकल वाले लोग चला रहे हैं पैसे के लिए। तो वैसे लोगों ने कभी ऐसी घटनाएं की होंगी जिसकी वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो ट्रांसपेरेंसी वाला सवाल है ना, वो पैसे में भी लागू है और वो भरोसे में भी लागू है। तो हम लोग हमारे यहाँ अगर एटलांटिस हॉस्पिटल की आप बात करें तो हमारी पॉलिसी में हम लोग पेशेंट को दिन में 3 बार अपने पेशेंट को दिखाते हैं। और अगर 3 बार से ज्यादा भी देखना है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो मैनेजर अप्रूव करता है डॉक्टर से बात करके कि अभी लेके आए कि नहीं। प्रिवेसी थोड़ी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि बार बार जाने से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जी। हाइजीन मेंटेन करने के लिए लोगों की आवाजाही को कम रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को देखने नहीं देते हैं। 3 बार डॉक्टर मिलते हैं हर एक शिफ्ट में, और मेडिकल बुलेटिन भी हम लोग बताते हैं कि अभी आपकी मरीज की स्थिति क्या है, और उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे साइन होता है। मरीज को अगर आप छू के देखना चाहें, उनका पल्स देखना चाहें, मॉनिटर की स्थिति देखना चाहें, तो हर चीज डिटेल में डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। यही वो भाई साहब हैं जिनका आपका ऑपरेशन कल हम देख रहे थे, पता है आपको? जी सर। बतियाए भी थे हमसे। जी सर। ठीक से हो गया? जी सर। जी सर। दारा सिंह नाम है इनका, दारा सिंह नाम है आपका? जी सर। क्या करते हैं आप? वो एक खेती गृहस्थी करते हैं सर। एक्सीडेंट हो गया था जी। यहाँ इलाज बढ़िया हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। डॉक्टर लोग समय पे आता है? जी जी। क्या डॉक्टर नीरज बताइए, इनका हाथ कटा हुआ कल हम देखे, भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। मेडिकल साइंस का ताकत इसी को तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे से इनका सर्जरी हुआ, टाइम से सर्जरी हुआ। हालांकि ये थोड़ा लेट से आए थे, बट ये जब हमारे पास आए तो हमने बिल्कुल समय नहीं लगाया, इमीडिएटली सर्जरी की व्यवस्था की और सर्जरी हो गया। पेशेंट अभी पेन फ्री है। इसका 2 नस हाथ का कट गया था, रेडियल और अल्नर दोनों। पैर से निकाला गया। हाँ, तो एक नस मिल नहीं रहा तो बुरी तरीके से चूर हो गया था, तो उसको पैर से निकाल करके उसमें जोड़ा गया है। अभी आप देखेंगे तो इनकी उंगलियां चल रही हैं, चला के दिखाइए, उंगलियां पूरी तरीके से चल रही हैं। इसी खतरा था जी, यही खतरा था कि यह हाथ काम नहीं करेगा। तो उंगलियां चल रही हैं। हालांकि ये पेन इनको अभी 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद पेन चला जाएगा, और हाथ का एक्सरसाइज करते करते 2 महीने के अंदर इनका पूरा रिस्ट का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट चलेगा। सुने हम कि और जब पैसा ज्यादा मांग रहा था लोग, यहाँ से कमे में इलाज हो गया आपका? जी सर, पैसा तो बहुत मांग रहा था, खर्च भी कर दिए लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ कम में ही हो गया ठीक तरीके से? ठीक तरीके से। आपसे भी हम कल बात किए ही थे ना, आप लोग यहीं रुके हुए। कितना दिन रहेंगे सर आपके अस्पताल में? ये अभी 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे इनको, घर चले जाएंगे। हाँ, और फिर ठीक हो जाएंगे जी। फिर आएंगे ड्रेसिंग कराने के लिए, कुछ एग्जामिनेशन और फिजियोथेरेपी वगैरह करने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे। करेक्ट। मिला जुलाकर ऐसे अस्पताल बहुत कम मिलते हैं, कम से कम आज के जमाने में, जहां इतने पारदर्शी तरीके से ये सब होता हो।
अगर आप पटना में है, पटना आकर इलाज करवाते हैं, तो अटलांटिस अस्पताल का नाम आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि इस तरीके के डॉक्टर, इस तरीके की बात आपने शायद आज से पहले इंटरनेट पर तो नहीं सुना होगा। इलाज के बारे में कहा रहा है, आपको कैंसर का होता है, हड्डी का होता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन आपने बताया, गॉल ब्लैडर का, फिस्टूला का, सब ऑपरेशन होता है, सभी ट्रीटमेंट, डायबिटीज का इलाज होता है, सब कुछ होता है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब ने कहा है कि हम नाजायज पैसा नहीं लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। इनका पता, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो, आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहां पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।